जय हिंद दोस्तों। हम लोग ये खान सर का दरोगा का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज जो चला रहे थे उसमें हम लोग का वायसराय और एक गवर्नर जनरल बाकी था। तो आज के टॉपिक में हम लोग के मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट रिवीजन करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। इसमें सबसे पहला टॉपिक है लॉर्ड एमहर्स्ट, जिसका कार्यकाल 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक चला था हुआ था, जिसमें बर्मा पराजित हुआ और 1826 ईस्वी के मध्य दोनों के बीच यानडबू या यानदबू की संधि हुई। इन्होंने 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 में कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा था। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। उसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। शिशु एवं बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। विलियम बेंटिंग के ये सारे कार्य हैं जो उनके द्वारा किया गया था। नरबली की प्रथा को भी बंद करा दिया गया। 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा का अंत कर दिया। इसी ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करवाई। विलियम बेंटिंग का सबसे उल्लेखनीय सुधार नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान प्रदान करना था। यानी कि जब से विलियम बेंटिंग का शासन भारत पे हुआ उस समय से भारतीयों को उच्च स्थान पर नौकरियों में स्थान प्राप्त होने लगा। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं, जिनका कार्यकाल 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक रहा था। इनका कार्यकाल बहुत कम समय तक यानी कि 1 साल तक रहा था। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया, जिसके कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किया गया। इनके द्वारा करवाया गया पुनर्निर्माण 1839 में, और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड कर दिया गया। जो शेरशाह सूरी द्वारा सड़क बनवाया गया था उसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में बदला गया था, जीटी रोड रखा गया था बदलकर। इसने ब्लैक एक्ट को पारित करवाया गया। इसके द्वारा ब्लैक एक्ट को पारित करवाया गया, जिसके द्वारा काले एवं गोरे का विभेद खत्म कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया गया। दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिए गए। इसके समय सिंचाई के लिए अनेक नहरों का भी निर्माण किया गया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा था। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू किया गया। इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किया, इसलिए इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा था। इसी के शासनकाल में 1844 ईस्वी में नरबली प्रथा का निषेध किया गया। किसके काल में नरबली प्रथा का निषेध किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के काल में ही हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं किसी लॉर्ड डलहौजी को। इसने 1848 में राज्य हड़प नीति यानी कि उसे व्यापकगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, जिसके तहत सबसे पहले सतारा 1848, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 एवं बघाट 1850 ईस्वी एवं उदयपुर 1852 ईस्वी एवं झांसी 1853 में तथा नागपुर को 1854 में हड़प लिया। ये जितने सारे जगह थे उसे व्यापक नीति सिद्धांत के तहत हड़पा गया था और यह नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। सबसे अंत में 1856 ईस्वी में
अवध के नवाब वाजिद, यहाँ पे काजिद नहीं होगा, वाजिद होना चाहिए, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने, कहाँ से, बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल इसी के शासनकाल में चलाई गई। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की भी शुरुआत इसी के काल में हुई थी। 1854 ईस्वी में इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत कई पुलों का भी निर्माण किया गया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड डिस्पैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि वुड डिस्पैच जो है वह किससे संबंधित है, शिक्षा से, व्यापार से, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यह वुड डिस्पैच जो है वह शिक्षा से संबंधित है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा था। कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय था। इसी समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तथा 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद घोषणा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। महालेखा परीक्षक पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, महालेखा परीक्षक का सृजन लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में इस पद का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। उसके बाद है लॉर्ड एल्गिन प्रथम का कार्यकाल 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक रहा था। इसके समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया। किसके समय? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। लॉर्ड मेयो, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा था। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया, किंतु अधूरी जनगणना किया। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मेयो को। इसी ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। अंडमान यात्रा के दौरान इसकी हत्या एक अफगानी सैनिक के द्वारा कर दी गई। उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका कार्यकाल 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक रहा था। इसके समय 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत अंतर जातीय विवाह यानी कि भिन्न भिन्न जातियों के विवाह को मान्यता दी गई। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 इसी के काल में हुआ था। कूका विद्रोह कब हुआ था? तो 1872 में। लॉर्ड लीटन, जिसका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड लीटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार था। साहित्यकारों में इसे ओवन मैरेथिड के नाम से जाना जाता था। इसी के शासनकाल में रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा का आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को धिकाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उसकी अखबार के साथ संपत्ति भी जब्त कर लेते थे। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले सोमप्रकाश समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत सबसे पहले किससे समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो सोम प्रकाश से समाचार पत्र। एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लीटन ने अलीगढ़ में की थी। उसके बाद है लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहा था। इसने लीटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। लॉर्ड रिपन ने लीटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया।
इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना हुई। 1818 ईस्वी में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसी के काल में शिक्षा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। ये भी बार बार पूछता है कि हंटर आयोग ये किससे संबंधित है, तो यह शिक्षा से संबंधित है। इसने आर्म्स एक्ट तथा 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1882 में हुई थी। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में हुई थी। इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ। इसी के समय क्या पारित हुआ? इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने विरोध कर विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता था। बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया। खुद अंग्रेजों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु की उपमा प्रदान किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को कौन सी उपाधि दी थी? तो भारत के उद्धारक के रूप में। नोट: फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। ये कहाँ के नर्स थी? तो इटली की नर्स थी। इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। यह क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थीं। उसके बाद है लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक रहा था। इसके कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था? तो कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा था। उसके बाद है लॉर्ड लैंसडाउन, जिसका कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में ही भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा कहा जाता है। अभी वर्तमान में वहाँ पे पीओके कब्जा किया हुआ है। इसने 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु को 12 वर्ष कर दिया गया। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था इसी के समय में की गई थी। उसके बाद है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसके शासनकाल में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रांत में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके लिए लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन, ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने भी बहुत सारे सुधारात्मक काम किए। इसके समय में अत्यधिक आयोग का गठन किया गया। जैसे 1900 ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस सुधार आयोग तथा 1902 ईस्वी में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिस कारण इन्हें आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। इनके कार्यकाल को, यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? तो आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। कर्जन ने ही 1904 ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसके समय में ही 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद है 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। इसके समय में ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। लोक सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए लॉर्ड कर्जन के समय में मुस्लिम सदस्यों का खान बहादुर, जबकि हिंदू सदस्यों को राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा था। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के काल में आगा खान
एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे। 1909 में भारत के राज्य सचिव कौन थे? मार्ले थे, और इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। मिंटो द्वितीय को क्या कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो द्वितीय को क्या माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक रहा था। इसके समय 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ इलाहाबाद के नैनी से 1911 ईस्वी को शुरू किया गया। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसके समय 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसी के समय में मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा तथा 1916 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हार्डिंग को बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति 1916 में बनाया गया था। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहा था। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन्हीं के कार्यकाल में अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। चेम्सफोर्ड के समय 1919 से 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और 1920 से 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई एवं भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार भी दिया गया। लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तथा इसी दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इनके समय चौरी चौरा कहाँ पे है? तो यह जगह का नाम है चौरी चौरा, गोरखपुर में है। चौरी चौरा कांड हुई, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इसने 1922 ईस्वी से ICS की परीक्षा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया। इसने 1922 ईस्वी से ICS की परीक्षा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया। भारत में पहली बार ICS या UPSC की परीक्षा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। लॉर्ड इरविन, इसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया। इसके समय में ही 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना हुई, जो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और इसका काफ़ी विरोध किया गया। साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया गया। अक्टूबर 1929 के दीपावली घोषणा में इरविन ने घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट लागू हुआ। शारदा एक्ट कब लागू हुआ? तो 1930 ईस्वी में, जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इसी के समय 5 मार्च 1931
इसी के समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। डांडी मार्च 12 मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा था। वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उस समय वह गवर्नर था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 को। और किसके द्वारा की गई थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। और किस सम्मेलन में किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया था। इस तरह डिस्क्राइब करके बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए सिर्फ हम लोग क्योंकि फाउंडेशन कर चुके हैं लोग, तो फाउंडेशन में 160 है 150 प्लस क्लासें होती हैं, तो इसको सिर्फ रिवीजन करने के लिए अगर जो भी साथी हैं, बहुत किसी को बुक पढ़ने या रीडिंग करने का मन नहीं करता है क्योंकि 2 या 3 पेज पढ़ते हैं लोग तो नींद आने लगता है, तो सबसे बेटर यही रहता है कि यूट्यूब खोलें और इस वीडियो को ऑन करें और वीडियो बुक को सामने रख के आराम से रिवीजन कर लें। इसलिए हम इसमें ज़्यादा बातें या ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसके तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके शासनकाल में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। लॉर्ड लिनिथगो जिसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में ही पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया। ये सब जितने सारे कार्य किए गए लॉर्ड लिनिथगो के कार्यकाल में ही किए गए थे। इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था की शुरुआत हुई। इसने भारतीयों से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद है लॉर्ड वेवेल जिसका कार्यकाल 1943 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा था। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल द्वारा आहूत किया गया, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण सम्मेलन असफल रहा। इसी के शासनकाल में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष वेवेल था। इंग्लैंड में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में उद्घोषणा की गई कि जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में भारत की प्रभुसत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, यानी कि भारत को जून 1948 में आज़ाद कर दिया जाएगा। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 इनका कार्यकाल रहा था। यह ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। इसके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ एवं भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा इसी के शासनकाल में हुई थी। अब रिमार्क देखते हैं लोग। इसने जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। उसके बाद है सी राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक रहा था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति को
पद सर्वोच्च हो गया और राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणराज्य राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। उसके बाद है जनरल, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर फॉर्मेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स ही होगा, क्योंकि इससे के समय में ही गवर्नर पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल पद लाया गया था, इसलिए यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था, और इसी के कार्यकाल में ही भारत का गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग ही हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय, इसमें गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय को पद का सृजन हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। नोट, राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना एक सुरक्षा वाल के रूप में किया था। कांग्रेस का अधिवेशन, इस टॉपिक में हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन का रिवीजन करेंगे लोग। तो सबसे पहले देखते हैं लोग प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी कि कांग्रेस का नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। उसके बाद है द्वितीय अधिवेशन, यह 1886 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी, तो 3 बार की थी। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। उसके बाद है तृतीय अधिवेशन, यह 1887 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद है चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जॉर्ज यूल ने किया था। यह पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा की गई। यह 2 बार अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज था। विलियम वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष बनने वाला क्या था, पहला अंग्रेज था। उसके बाद है छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन 1891 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, यानी कि 7वां अधिवेशन में ही कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। उसके बाद है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी पेश किया था। उसके बाद है 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का बनारस अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। 1905 का जो बनारस अधिवेशन था उसी में स्वदेशी आंदोलन भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया। उसके बाद है 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन दो वर्गों में हो गया, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ कि गर्म दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 ईस्वी के विभाजन का मुख्य कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना। 1908 का मद्रास अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। उसके बाद है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित वीसन नारायण धर के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इससे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मुधोलकर मालक द्वारा बांकीपुर पटना में किया गया। बांकीपुर कहाँ पे है तो पटना में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गर्म दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता बाल गंगाधर तिलक ने करवाए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसने करवाया था तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के मुख्य शिल्पीकार बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के मुख्य शिल्पीकार किसे कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। इस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। इसी अधिवेशन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा इसका नारा दिया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। उसके बाद है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। उसके बाद है 1918 का दिल्ली अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 1918 का बम्बई विशेष अधिवेशन। 1918 का बम्बई विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। बम्बई का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। इस अधिवेशन में विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संदर्भ में बुलाया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन था। जो 1918 में बम्बई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कैसा अधिवेशन था तो पहला विशेष अधिवेशन था। उसके बाद है 1920 का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया तथा पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई। 1920 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1922 का गया अधिवेशन। 1922 का गया अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता C.R. दास के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की बात हुई थी। 1922 का गया अधिवेशन में ही स्वराज पार्टी की बात की गई थी। 1923 का काकीनाड़ा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के तहत अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन। 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन परिवर्तनवादियों और स्वराजवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए बुलाया गया था। 1924 का बेलगाम अधिवेशन। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बेलगाम अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के इसी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यानी कि बेलगांव महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यही बेलगांव अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। इस अधिवेशन में ही विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के तहत सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1927 का मद्रास अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, लेकिन गांधी जी के विरोध पर वापस ले लिया गया। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उन्होंने इस अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसके बाद है 1931 का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग किया गया, जबकि मूल अधिकार की संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। इसी अधिवेशन के विरुद्ध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद है 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा किया गया। यह आज़ादी से पहले अध्यक्ष बनने वाली कांग्रेस की तीसरी महिला तथा भारतीय महिला के संदर्भ में यह दूसरी महिला थी। 1934 का बम्बई अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भंग कर दिया गया तथा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। उसके बाद है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यह इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद के विचार को प्रश्रय दिया गया, अर्थात कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, उसके बाद है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यह अधिवेशन किसी गांव फैजपुर महाराष्ट्र में होने वाला पहला अधिवेशन था। इसी में ग्राम सभा का गठन किया गया। 1938 का हरिपुरा कहाँ पे है? तो गुजरात अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की भी स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष
यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 का त्रिपुरी कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिए। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे लंबे समय यानी कि 1940 से 45 तक के अध्यक्ष के पद पे बने रहे। बिहार में यह तीसरा सम्मेलन, जबकि वर्तमान झारखंड का पहला सम्मेलन था। 1942 का बम्बई विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। 1946 का मेरठ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा किया गया। इनके काल में ही अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरित किया गया। नोट: आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे, तो JB कृपलानी। स्वतंत्रता के बाद 1969 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हो गया। कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस O यानी कि ओल्ड तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस R रिक्वायरमेंट या रिक्यूसेशन भागों में विभक्त हो गई। चुनाव में कांग्रेस R की जीत हो गई तथा कांग्रेस O अस्तित्व विहीन हो गई। कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां देखते हैं लोग। तो कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, यह किसने कहा था, लॉर्ड डफरी ने कहा था। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यह किसने कहा था, डफरी ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मैं मदद करूं, यह किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, यह किसने कहा था, यह भी कथन कर्जन के द्वारा कहा गया था। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, यह भी कथन किसका था, तो लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, यह किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मैं एक बूझे बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह किसने कहा था, अरविंदो घोष ने। बरसाती मेढक की तरह टर टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, यह किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, यह किसने कहा था, लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले हैं, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, यह किसने कहा था, अश्विनी ने कहा था। कांग्रेस में लोग केवल याचना यानी कि विनती करते हैं, यह किसने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है, बिपिन चंद्र पाल का कथन है। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, यह किसने कहा था, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। उसके बाद अगला टॉपिक का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन, जिसमें पहला संगठन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा, किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा किया गया। इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया। ब्रिटिश इंडिया हिंदू पैट्रियाट इस संस्था का मुख्य पत्र था। ब्रिटिश इंडिया यह पत्र का नाम है और हिंदू पैट्रियाट भी, यह भी पत्र का नाम है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और हिंदू पैट्रियाट इस संस्था का मुख्य पत्रिका थी। बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद है बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1852 ईस्वी में। इसकी स्थापना बम्बई में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1866 ईस्वी में।
इसकी स्थापना लंदन में, कहाँ पे, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया। इस संगठन के द्वारा भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। 1869 ईस्वी में इसकी एक शाखा बम्बई में स्थापित की गई, जिसका अध्यक्ष जमशेद जीजी भाई और सचिव फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1870 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना में किया गया। कहाँ पे किया गया था? तो पूना में किया गया था। यह संस्था मुख्यतः जमींदारों तथा व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य उच्च जाति के थे। इस संस्था की एक त्रैमासिक पत्रिका यानी कि 3 मंथ में प्रकाशित होने वाली पत्रिका को त्रैमासिक पत्रिका कहा जाता है। इस संस्था की एक त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी। उसके बाद है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। इसी संस्था का विलय बाद में इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया था। उसके बाद है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1876 ईस्वी में। इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया। इस संस्था के सचिव आनंद मोहन बोस को बनाए गए। इस संस्था के सचिव किसे बनाया गया? तो आनंद मोहन बोस को बनाया गया, जबकि अध्यक्ष मनमोहन घोष से चुने गए। उसके बाद है मद्रास महाजनसभा। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। सुब्रमण्यम अय्यर ने इससे महाजन सभा की स्थापना मद्रास में किया। कहाँ पे किया था? तो मद्रास में किया था। इस संस्था के अध्यक्ष भी राघवाचारी तथा सचिव आनंद चार्लू चुने गए। उसके बाद अगला टॉपिक है भूमि सुधार कानून। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूमि सुधार कानून को अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए थे। तो सबसे पहला कानून है अस्थाई बंदोबस्त। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लाया था। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू हुआ था। यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कूट में प्रयोग करते हुए क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी या कोई भी आयोग हो, उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के दे देते हैं और इसमें बीच में कोई और राज्य को सम्मिलित करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? तो 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर में से 10/11 भाग यानी कि 89% अंग्रेज ले लेते थे। 89% भाग कौन लेता था? तो अंग्रेज ले लेते थे, जबकि 1/11 भाग 11% जमींदार रखते थे। अस्थाई बंदोबस्त के निर्धारण करने में कॉर्नवालिस का प्रमुख परामर्शदाता सर जॉन शोर तथा चार्ल्स जेम्स ग्रांट थे। प्रमुख परामर्शदाता कौन थे? तो सर जॉन शोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट थे। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? तो सूर्यास्त कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून के द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि से सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी। अर्थात जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था। उसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। इसे टॉमस मुनरो ने 1820 में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 ईस्वी में लागू की गई थी। यह व्यवस्था यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में कब लागू की गई थी? तो 1825 ईस्वी में।
यह भारत के कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू थी। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसानों का होता था। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसे होता था? तो किसानों का होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने जनता और सरकार के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने जनता और सरकार के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया। किसानों को अपनी उपज का 33% से लेकर 55% तक कर के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद है महालवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। इस व्यवस्था को 1830 ईस्वी के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में प्रभावी रूप से लागू किया गया। प्रथम बार खेतों के मानचित्रों का प्रयोग इसी व्यवस्था के तहत मार्टिन बर्ड की देखरेख में किया गया। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूव्यवस्था का जनक कहा गया है। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूव्यवस्था का जनक कहा गया है। यह व्यवस्था उत्तर भारत यानी कि आगरा, अवध, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। यह व्यवस्था भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? तो 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% कर देता था। रिमार्क देखते हैं लोग। सबसे कठोर कानून अस्थायी बंदोबस्त था। सबसे कठोर कानून कौन था? तो अस्थायी बंदोबस्त था। सर्वाधिक क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी लागू थी, जबकि जनसंख्या की सर्वाधिक मात्रा महालवाड़ी में था तथा सर्वाधिक के कर यानी कि सर्वाधिक टैक्स महालवाड़ी व्यवस्था में लागू था। रिमार्क देखते हैं लोग। लॉर्ड हेस्टिंगस ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदारी दी जाती थी। उसके बाद अगला टॉपिक है मजदूर संघ। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय तथा एम एन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1920 ईस्वी में बंबई में आयोजित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। प्रमुख नारा तथा वक्तव्य। अब अगला टॉपिक है कुछ नारा देखते हैं लोग और वक्तव्य। सारे जहां से अच्छा, यह किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। यह किसने कहा था? वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने कहा था। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का। जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हम घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। हम घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। आराम हराम है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इन इंडिया डाई का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किनका है? तो चित्तरंजन दास का। यह कथन चित्तरंजन दास का है। जनगणमन अधिनायक जय है, किसने कहा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जनगणमन अधिनायक जय है, यह किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने।
उसके बाद अगला चैप्टर का नाम है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1876 ईस्वी। 1876 ईस्वी में शाही पद अधिनियम आया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का सममार्गी घोषित किया गया और 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसे लॉर्ड लीटन ने आयोजित किया। इसे दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने। सार्वजनिक तौर पर 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सममार्गी घोषित किया गया और साथ ही महारानी को कैसेरे हिंद की उपाधि भी दिया गया। 1876 से 78 ईस्वी में दक्षिण भारत में अकाल आया था और इस दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया। इस कारण इसका विरोध होने लगा। इसमें कोई भी भारतीय जनता के हित में निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि प्रथम दिल्ली दरबार में भारतीय जनता के लिए उनके हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। महारानी विक्टोरिया का संदेश के अंश कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज है। इसमें महारानी ने कही कि यह अवसर हमारे प्रजा और हमारे बीच में मधुर संबंध स्थापित करेगा। दिल्ली दरबार 1903 यानी कि यह दूसरा दिल्ली दरबार था। इसे लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया। इससे दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट और सममार्गी घोषित किया गया। सम्राट स्वयं इस दरबार में न आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेज दिया। यह दरबार सर्वाधिक के शानो शौकत वाला दरबार था। सबसे खर्चीला दरबार यही था। यह दरबार केवल शक्ति प्रदर्शन का था। यह दरबार केवल किस लिए था? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए। इस दरबार को 1 सप्ताह तक आयोजन किया गया। इसमें अस्थायी नगर बसाया गया। अस्थायी रेल, डाक, तार, पानी, बिजली, अस्तबल आदि। इसमें स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने नृत्य यानी कि डांस भी किया। इस दरबार में भी भारतीय जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद है दिल्ली दरबार 1911। यह अंतिम दिल्ली दरबार था। इसे लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटिये ने आयोजित किया। जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी को भारत का सम्राट और सममार्गी घोषित किया गया। इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित थे। सम्राट को 8 मेहराब वाला एक मुकुट पहनाया गया, जिसमें सैकड़ों हीरे जवाहरात जड़ित था। पटियाला की रानी की तरफ से विलियम मैरी को हार उपहार स्वरूप में दिया गया। दिल्ली के कोरोनेशन पार्क नामक जगह में दिल्ली दरबार लगाया जाता था। दिल्ली दरबार कहाँ लगाया जाता था? तो दिल्ली के कोरोनेशन पार्क के नामक जगह में। इस दरबार में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट के द्वारा लिया गया। जैसे कि निर्णय बंगाल विभाजन रद्द करना। पहला निर्णय था कि बंगाल विभाजन को रद्द करना है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसे 1911 ईस्वी में विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल का पुनर्गठन लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया। उसमें जो बंगाल था उसमें आज के वर्तमान सम्मिलित कौन कौन से राज्य थे? तो जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम का कमिश्नरी क्षेत्र उस समय यानी कि वर्तमान राज्य शामिल थे बंगाल में। दूसरा निर्णय क्या लिया गया कि राजधानी को 1911 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी और 1911 में भारत की राजधानी कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली को। निर्णय में क्या कहा गया? यह निर्णय किसने दिया था? तो जॉर्ज पंचम ने। और 1911 ईस्वी में 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली की नींव जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई। 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उसके बाद अगला टॉपिक है नई दिल्ली।
दिल्ली के दक्षिण में 1911 ईस्वी में नई दिल्ली की नींव पड़ी। नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने का कार्य ब्रिटेन के वास्तुविद एडविन लुटियन ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर किया और 1927 ईस्वी में नई दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का नई दिल्ली नाम कब दिया गया? तो 1927 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। उसके बाद अगला टॉपिक है जनगणमन विवाद। जनगणमन विवाद सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगणमन गाया गया। इस अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत का प्रस्ताव भी पारित हुआ था और बच्चों के द्वारा जॉर्ज पंचम के सम्मान में एक गीत बादशाह हमारा गाया गया। इस गीत की रचयिता कवि रामभुज चौधरी थे। बादशाह हमारा जो गीत गाया गया था जॉर्ज पंचम के सम्मान में, उस गीत के रचयिता कौन थे? तो कवि रामभुज चौधरी थे। बंगाल के अंग्रेजी अखबार में यह छपा था कि कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम का स्वागत प्रस्ताव पारित हुआ और जनगणमन गाया गया। इस कारण विवाद हो गया। उसके बाद अगला लेसन का नाम है नेहरू काल। अगला लेसन का नाम क्या है? नेहरू काल। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को निर्माण हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में अंग्रेजों ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि उन्होंने कहा कि जिन्हें पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान चले जाएं और जिन्हें भारत में रहना है वो भारत में रह जाएं। इसके अलावा उसने यह भी कहा था कि जिसको स्वतंत्र रहना है वह स्वतंत्र राज्य रह जाए। इसमें कश्मीर के राजा हरि सिंह की दूरदर्शिता नहीं थी। हरि सिंह के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला के कहने पर हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और वहां कबीलाई के भेष में आतंकवादियों को कश्मीर में भेज दिया। तब हरि सिंह नेहरू के पास मदद के लिए आए। सरदार पटेल ने हरि सिंह से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए। ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है कि हरि सिंह ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 26 अक्टूबर 1947 को। और सेना की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मानी को देकर भेज दी गई। यह युद्ध 1948 तक चली थी। जब तक भारतीय सेना वहां पहुंचती तब तक पाकिस्तान कश्मीर का 30% हिस्सा पर कब्जा कर चुका था और वहीं से भारत पाक सीमा का निर्धारण हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूएनओ में ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दिए। आज तक यह मुद्दा यूएनओ में लटकी हुई है। शेख अब्दुल्ला के कहने पर हरि सिंह ने भारत से कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने की मांग की। उसमें बहुत सारी शर्तें रखी। उन शर्तों को देखते हैं लोग। इसमें जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं। उसके बाद दूसरी शर्त थी जम्मू कश्मीर में भारत का कोई संविधान लागू नहीं होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी संविधान लागू नहीं होगा। यहाँ राष्ट्रपति का शासन तथा राष्ट्रीय आपात लागू नहीं होगा। तीसरा शर्त क्या था कि कश्मीर में राष्ट्रपति का शासन और राष्ट्रीय आपात लागू नहीं होगा। उसके बाद था चौथा शर्त कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर हमेशा के लिए नहीं बस सकते हैं, ना ही यहाँ जमीन खरीद सकते हैं। इस संविधान के अगला शर्त क्या था कि इस संविधान के एक शर्त यह भी था कि पाकिस्तान की कोई लड़की यदि जम्मू कश्मीर में आकर शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन भारत की लड़की यदि जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी जाएगी। हरि सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू कश्मीर की बागडोर शेख अब्दुल्ला ने संभाली। हरि सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू कश्मीर की बागडोर किसने संभाली? तो शेख अब्दुल्ला ने संभाली। शेख अब्दुल्ला के बाद उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की बागडोर संभाली। फारूक अब्दुल्ला के बाद उसके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की बागडोर संभाला। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को जम्मू तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश से बना दिया गया है।
ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग प्राचीन काल में जितने सारे ग्रंथ या नाटक के रचना हुए हैं उसके लेखक कौन है या कवि क्या हैं। तो सबसे पहला है रामायण। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी हैं। महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। भगवत गीता को भी वेद व्यास जी ने लिखा। इंडिका ग्रंथ किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाखदत्त। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। मृग कटिक्कम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की। कामसूत्र किसकी पुस्तक है? वात्सायन की। कादम्बरी को किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। बृहत कथा मंजरी किसकी पुस्तक है? तो यह क्षेमेंद्र की। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? तो पाणिनि ने। गर्गी संहिता के रचनाकार गर्ग मुनि है। दिव्यावदान के रचनाकार कौन है? सोमेंद्र है। उसके बाद है महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष है। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार नागार्जुन है। कृष्ण चरित्र के लेखक कौन है? समुद्रगुप्त है। सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है? सुश्रुत है। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वरामहिर और बृहत संहिता। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली यह किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की। ऋतु संहार कुमार संभवम मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम यह कालिदास की रचना है। तोल्काप्पियम किसकी रचना है? तो तोल्काप्पियर की। शिलप्पादिकारम किसकी रचना है? तो इलांगे अदिंगल। मणिमेखले किसकी रचना है? शीतले सतनार की रचना है। जीवक चिंतामणि किसकी रचना है? तिरुक के देवर की रचना है। कुरुल किसकी रचना है? तो तिरुवल्लुर की रचना है। मतविलास प्रहसन किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की। किरातुर जूनियम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष की रचना है। उसके बाद है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा विक्रमांक देवचरित्र या बिल्हन की रचना है। दायभाग किसकी रचना है? जोमुत वाहन की रास्तरंगिणी कलहन की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की पुस्तक है। सरित सागर और ललित विग्रह यह सोमदेव की पुस्तक है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। स्वप्ने वासदाता यह भास की पुस्तक है। चरक संहिता किसकी रचना है? तो चरक की। मनुस्मृति मनु की रचना है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। नीति शतक श्रृंगार शतक यह भर्तृहरि की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। मालती माधव उत्तर रामचरिते भवभूति की रचना है। सत्य सारिका सूत्रे नागार्जुन की रचना है। सौंदर्यानंद अश्वघोष की रचना है। महाविभाषा शास्त्रे वसुमित्र की रचना है। नाट्यशास्त्रे भरत मुनि की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की रचना है। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? और यह पुस्तक भी है सूर्य सिद्धांत, तो आर्यभट्ट की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। 9 सहंसाक चरित्र पद्मगुप्त की रचना है। शब्दानुशासन राजभोज की रचना है। नैषध चरितम श्रीहर्ष की रचना है। कुमारपाल चरित्रे हेमचंद्र सूरी की रचना है। रासमाला सोमेश्वर की रचना है। गोडवाहो वाकपति की रचना है। अब मध्यकाल की पुस्तकों के और उसके रचनाकार देखते हैं लोग, तो रामायणी शबद और साखी कबीरदास की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ये इंपॉर्टेंट है पद्मावत। तारिक उल हिंद अलबरूनी की रचना है। तारिक फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। फुतवात फिरोजशाह तुगलक की रचना है। तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया था। तबकात नासरी। उसके बाद है किताबुल रहला इब्न बतूता की रचना है। और यह किस भाषा में है? किताबुल रहला अरबी भाषा में। किताबुल यामनी उत्बी की रचना है।
खजायन उल फतू अमीर खुसरू की रचना है। फतवाहे जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा यह किसकी रचना है? तो बाबर की, और किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। हुमायूनामा गुलबदन बेगम की रचना है। तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी की रचना है। तबकाते अकबरी ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। तुजुके जहांगीर की रचना है। बादशाहनामा काजवीनी की रचना है। शाहजहांनामा इनायत खां की रचना है। बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी की रचना है। मुतखाब उल लुबाब खफी खां की रचना है। आलमगीरनामा किसकी पुस्तक है? तो मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम की। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। नूह सिपहर अमीर खुसरो की रचना है। उसके बाद है आधुनिक काल की पुस्तकों के रचनाकार को देखते हैं लोग। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। इंडियन ओपिनियन यह भी महात्मा गांधी की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना है। न्यू इंडिया कॉमनवेल ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल यह एनी बेसेंट की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। बापू माई मदर मनु बहन गांधी की रचना है। द लाइफ डिवाइन ये भी इंपॉर्टेंट है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ ये भी इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र बनर्जी की रचना है। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी की रचना है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड फादर या दुर्गा दास की रचना है। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट किसकी पुस्तक है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक के लेपियर की रचना है। इंडियन अनरेस्ट यह वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। नेशनल इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस यह राजा राम मोहन राय की रचना है। आवर इंडिया मुसलमान डब्ल्यू हंटर की रचना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया यह ताराचंद की रचना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता की रचना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की रचना है। यह किसकी रचना है? तो बी.डी. सावरकर की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यह बी.डी. सावरकर की रचना है। उसके बाद है दी सेपोए म्यूनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की रचना है। तमस भीष्म सहनी की रचना है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की रचना है। भारत विभाजन के गुनाहगार राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। डिवाइड एंड क्विट यह पेंडरले मून की रचना है। यह किसकी रचना है? पेंडरले मून की। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की रचना है। सुबह आज़ादी फैज अहमद फैज की रचना है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की रचना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। चित्रगंधा द कोर्ट डांसर साधना गीतांजलि यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण की रचना है। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर की रचना है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की रचना है। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की रचना है। मालगुडी डेज R.K. नारायण की रचना है। इग्नाइटेड माइंड से APJ अब्दुल कलाम की रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। गोल्डन थ्रेशोल्ड पोएम यह पोएम है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू की रचना है। गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू की रचना है। तहजीब उल इस्लाक सर सैयद अहमद खां की रचना है। उसके बाद है इंडिया नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद की रचना है। हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिक्कर की रचना है।
फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास की रचना है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की रचना है। उसके बाद है बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। एक्सेस इन इंडिया इकोनॉमिक्स एमजी रनाडे की रचना है। इंकलाब गुलाम हुसैन की रचना है। इंकलाब किसकी पुस्तक है? तो गुलाम हुसैन की। यहाँ हम लोग का दरोगा का जो मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स था समाप्त होता है। इसके बाद ये दरोगा में जो पॉलिटी का नोट्स है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।